अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़। पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ है जिसके अंदर मेनली गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा के अंदर या फिर ड्यूोडेनम में अल्सर्स हो जाते हैं। तो उससे पहले हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, उसके बाद इसकी पैथोलॉजी एंड उसका ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस भी पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो वर्ड है पेप्टिक, पेप्टिक मीन होता है स्टमक होता है और अल्सर मीन सोर्स या फिर सोर्स मतलब ज़ख्म या फिर जो मेम्ब्रेन है, जो म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन है उसमें ब्रेक डाउन हो जाना। अब जो अगर सोर्स होंगे, सोर्स अगर स्टमक में होंगे तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं और अगर वही सोर्स जो ड्यूोडेनम में है तो उसको हम ड्यूोडेनल अल्सर्स कहते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो म्यूकोज़ल लेयर होती है, जो स्टमक की लेयर, जो इंटेस्टाइन की लेयर है, उसमें ऐसे 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं जिसको हम म्यूकोज़ा कहते हैं। म्यूकोज़ा में मेनली 3 लेयर्स होती हैं, 3 तरह की लेयर्स होती हैं। एक एपिथेलियल लेयर है, उसके बाद लैमिना है एंड उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोज़ा है। 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है म्यूकोज़ा। अब जो एपिथेलियल लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसका मेन काम होता है एब्ज़ॉर्प्शन या सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, जो कि वाटर और ग्लाइकोप्रोटीन्स का मिक्सचर होता है और उसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। फिर उसके बाद आ जाएगी द मिडल लेयर लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर मेनली यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पर लिम्फ वेसल्स होंगी। लिम्फ वेसल्स और उसके बाद द आउटर मोस्ट लेयर जो है वो मस्कुलरिस म्यूकोसा है, जो मेनली स्मूथ मसल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करनी है और ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स टू डाइजेस्ट द फूड। अब उसके बाद जो स्टमक है, स्टमक को हम उसके पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट आ जाता है इसका कार्डिया, उसके बाद फंडस, देन बॉडी और उसके बाद पाइलोरिक एंट्रम। जहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम एंड होता है और उनका जो जहाँ से ड्यूोडेनम स्टार्ट होता है, इनके दरमियान में यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक पैसेजवे, एक वाल्व पाए जाते हैं। इनको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जब स्टमक में फूड एंटर हो जाता है डाइजेशन के लिए, तो डाइजेशन के टाइम पे इन स्फिंक्टर्स ने क्लोज हो जाना होता है ताकि जो भी डाइजेशन हो रही है, जो ब्रेक डाउन हो रही है, वो स्टमक में हो और फूड पार्टिकल जो है वो ड्यूोडेनम में इंटर ना हो। अब जो एपिथेलियल लेयर है उनकी इसकी अकॉर्डिंग टू द पार्ट डिफरेंट उसके फंक्शंस है। तो कार्डिया जो है, कार्डिया में जो सेल्स पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, वो फिलो फ्योलर सेल्स पाए जाते हैं। इनका क्या काम होता है, मेनली सिक्रीशन ऑफ म्यूकोज़ा, जो कि वाटर और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और उसके बाद फंडस और बॉडी जो होती है, इन फंडस में मेनली फंडस और बॉडी में दोनों में पाराइटल सेल्स पाए जाते हैं और उसके अलावा चीफ सेल्स पाए जाते हैं। पाराइटल सेल्स का मेन फंक्शन जो है वो एचसीएल प्रोडक्शन है। और जो चीफ सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स के अंदर पेप्सिनोजेन पाया जाता है, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन्स की। फिर आ जाते हैं पाइलोरिक एंट्रम की तरफ। तो पाइलोरिक एंट्रम में जी सेल्स पाए जाते हैं। जी सेल्स का मेन फंक्शन है, जैसे ही फूड पार्टिकल्स इंटर हो गया आपका एसोफेगस में, स्टमक में, इन्होंने गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करवाना है, एक्सक्रीट गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन 2 काम करेगा। एक तो स्टमक में भी प्रोड्यूस होता है, दूसरा ड्यूोडेनम में भी एक्सक्रीट होता है। जो स्टमक में होगा उसने क्या करना है, पाराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करना है, वहाँ से एचसीएल सिक्रीशन करवानी है, पाराइटल सेल से एचसीएल सिक्रीशन करवाएँगे। और जो दूसरा काम है, इसने जो स्टिमुलेट करना है ग्रोथ ऑफ ग्लैंड्स की ग्रोथ में भी गैस्ट्रिन हार्मोन इन्वॉल्व होता है। दूसरा फंक्शन आ जाएगा इसका ड्यूोडेनम में। ड्यूोडेनम के अंदर क्या, ड्यूोडेनम और जो पैंक्रियाज़ उसको स्टिमुलेट करेगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ड्यूोडेनम में मेनली पाए जाते हैं ब्रेनर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उन्होंने क्या करना है, वहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक्सक्रीशन करनी म्यूकस की। म्यूकस कौन-सा वाला, जिसका ना बाइकार्बोनेट। पैंक्रियाज़ और ड्यूोडेनम दोनों से इसने बाइकार्बोनेट रिच जो म्यूकस है वो एक्सक्रीट करवाना है। इसका क्या काम होता है कि जो भी आपका स्टमक का एसिड होता है, वो जब ड्यूोडेनम में एंटर होता है, इस बाइकार्बोनेट ने उसको न्यूट्रलाइज़ करवाना होता है। तो क्योंकि गैस्ट्रिन जो हार्मोन है हर टाइम रिलीज़ हो रहा होगा, जैसे ही हम डाइट यूज़ करेंगे, फूड इनटेक करेंगे, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ होगा और इसने क्या करना है, फंडस से क्या करेगा, ये एचसीएल को प्रोड्यूस करवाएगा। और फंडस कहाँ पे होता है, मेनली स्टमक में होता है। तो स्टमक जो है वो मेनली डायरेक्टली और मोस्टली एचसीएल के कॉन्टैक्ट में होता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टमक होता है उसकी वॉल जो होती है, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, वो थोड़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ड्यूोडेनम। सेकेंडली
क्योंकि ड्यूटेरियम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता, मोमेंटरीली एक्सपोज़ होता है, मतलब कभी-कभार एक्सपोज़ होगा, जैसे ही हम मील यूज़ करेंगे तब ये एक्सपोज़ होगा HCl के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो कॉज़ ये है कि ड्यूटेरियम के अंदर अल्सर्स ना होने की। सेकेंडली ये है कि जो अल्सर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट को फ्रॉम ड्यूटेरियम, फ्रॉम ड्यूटेरियल सेल्स, फ्रॉम पैंक्रियाज़ स्क्रीट करवाना है म्यूसिन के साथ लेके, आपके ड्यूडेनम के जो सिरोज़ा है उसमें स्क्रीट करवाना होता है, जिससे जो ड्यूडेनम होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या काम होगा? पहले तो इसने क्या करना है, म्यूसिन सेल से म्यूकस, और दूसरा उसके साथ बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाना है। सेकेंडली जो सराउंडिंग वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होंगी म्यूकस की, इसके स्टमक की, उसको क्या करना है, इसने स्टिमुलेट करना है, डायलेट करवाना है। वेज़ोडाइलेशन होगी, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव है तो वहाँ पे एपिथेलियल ग्रोथ जो है वो बेटर होगी। इसके बाद आ जाता है, इसने क्या करना होता है, पैराइटल सेल से, म्यूसिन से इसने क्या करना है, पैराइटल सेल से मेनली जो एसिड की सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करना होता है। इस तरह जो प्रोस्टाग्लैंडिन है स्टमक को भी बचाते हैं और ड्यूटेरियम को भी प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन इस जो ड्यूटेरियम होता है वहाँ पे बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन होती है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। तो इसको इतने ये थिक नहीं होता, जो स्टमक की वॉल है वो थिक होती है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है HCl के साथ। अब आ जाते हैं इसकी कॉजेज़ की तरफ आते हैं, तो कॉजेज़ देखते हैं, तो पहली कॉज़ आ जाती है, जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो एच पाइलोराई बैक्टीरिया। एच पाइलोराई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसने क्या करना होता है, ये कोलोनाइज़ करता है, अपने आप को कहाँ पे ग्रो करवाता है, इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इसने मेनली क्या सिक्रीट करवाना है, प्रोटीज़ एंजाइम सिक्रीट करवाना है, जिन्होंने म्यूकस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करवा देना है, डाइजेस्ट होगा वहाँ पे वहाँ पे HCl की वजह से अल्सरेशन होने के चांसेस हैं। एंटर और मेनली जो इसका कोलोनाइज़ेशन होती है, स्टार्ट होती है एंट्रम से, स्टार्ट होती है, उसके बाद गैस्ट्रिक म्यूकोसा, कंप्लीट गैस्ट्रिक म्यूकोसा मेनली जो बॉडी होती है वहाँ पे स्प्रेड होता है, और उसके बाद ड्यूडेनम को भी इन्वॉल्व कर लेता है। जब ड्यूडेनम इन्वॉल्व हो जाएगा तो ड्यूडेनम अल्सर्स होंगे, गैस्ट्रिक इन्वॉल्व है तो गैस्ट्रिक अल्सर्स होंगे। फिर नेक्स्ट कॉज़ आ जाती है एनसिड्स, पेन किलर्स। एनसिड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे आइबुप्रोफेन या फिर डिक्लोरान, डाइक्लोरान, डाइक्लो। इन्होंने क्या करना होता है, हमारे कॉक्स एंजाइम, मतलब कॉक्स ना साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देना होता है। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन था उसकी सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। वो इनहिबिट होगी तो HCl की सिक्रीशन इनहिबिट नहीं होगी, HCl मोर सिक्रीट होगा और वो अल्सरेशन को एनहांस करेगा। तो क्रोनिक यूज़ ऑफ एनसिड कैन कॉज़ अल्सरेशन। और इसके अलावा एक कंडीशन है, एक सिंड्रोम है, ज़ोलिंजर-एल्सन सिंड्रोम। इसमें ये एक ट्यूमर है, मेनली ये ट्यूमर कहाँ पे होगा, ये ड्यूडेनम में होगा, ये गैस्ट्रिनोमा होता है। ये ड्यूडेनम में भी हो सकता है और पैंक्रियास में भी हो सकता है। गैस्ट्रिनोमा है तो इसने क्या एक्सक्रीट करवानी है, मोर गैस्ट्रिन प्रोडक्शन करवानी है। गैस्ट्रिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फंडस से, पाराइटल सेल से HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो HCl म्यूकोसा को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे अल्सर्स होंगे। क्योंकि ये HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से है, एक तो वो क्लियर होंगे, सेकेंडली स्मॉल और ऐसे होंगे, पंच आउट होल्स लाइक अपीयरेंस होगी उनकी। ये जो अल्सर्स होंगे, अगर अल्सर्स डीप होते हैं तो डीप इरोजन की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे जो नियर बाय ब्लड वेसल्स होंगी वो रप्चर होंगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। अब अगर यही अल्सर्स जो हैं वो बहुत डीप होंगे तो उसकी वजह से रैपिड ब्लीडिंग होगी, रैपिड ब्लीडिंग कैन लीड टू शॉक। अब अगर देखें तो जो स्टमक का लेसर कर्वेचर होता है गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर, मेनली अल्सर्स वहाँ पे होते हैं, और अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो ड्यूडेनल अल्सर जस्ट आफ्टर द पाइलोरिक स्फिंक्टर वहाँ पर होते हैं मोर कॉमनली। इसके अलावा अगर तो ये अल्सर अनट्रीटेड है, क्रोनिक है, तो उसके अंदर पेशेंट को क्या हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, सुराख हो सकता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट जो है एब्डोमिनल कैविटी में लीक आउट हो सकता है। उसकी वजह से पेशेंट को मोर कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, पेशेंट कैन गो अंडर शॉक। उसके अलावा मेनली जो परफोरेशन होती है वो ड्यूडेनम की होती है। जब अगर ड्यूडेनम की इन्वॉल्वमेंट है तो इन्वॉल्वमेंट पे परफोरेशन में क्या होता है कि एयर कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। एयर कलेक्शन हमें मिलेगी अंडर द डायफ्राम। हम चेस्ट एक्सरसाइज करवाएँगे, चेस्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें एयर अंडर डायफ्राम मिलेगी, मेनली ऑन द राइट साइड। फिर अगर देखें तो यही जो
अल्सर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं फ्रेनिक नर्व को। जब फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व होगी तो इसमें मेनली जो पेन होगी रेफर टू शोल्डर पेन, शोल्डर को रेफर करेगी। अगर क्रोनिक अल्सर्स है, क्रोनिक ड्यूडेनल अल्सर्स हैं तो उसकी वजह से जो स्टमक में क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, दैट कैन लीड टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। मेनली क्या होगा कि इसका गैस्ट्रिक का जितना भी कंटेंट होगा वो फिर वो पास नहीं हो पाएगा ड्यूडेनम में, गैस्ट्रिक के अंदर एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को नोज़िया एंड देन कैन लीड टू वॉमिटिंग, जिसकी वजह से पेशेंट को नोज़िया उसके बाद वॉमिटिंग हो सकती है। अब इसके सिम्पटम्स देखें तो पेशेंट के मेन सिम्पटम्स क्या आएँगे, पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, जिसके अंदर पेशेंट को एब्डोमेन में बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्निंग इन अपर एब्डोमेन। उसके अलावा पेशेंट को ब्लॉटिंग होगी, कैन लीड टू बेल्चिंग और पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। अब ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक अल्सर्स में एक डिफरेंस होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर जो होगा उसमें क्योंकि जब पेशेंट फूड इनटेक करेगा, खाना खाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फूड की वजह से पेशेंट की फंडस से HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, दैट कैन वर्सन द कंडीशन, दैट कैन वर्सन द गैस्ट्रिक अल्सर्स। उसकी वजह से पेशेंट को पेन होगी तो पेशेंट क्या होगा, फूड इनटेक नहीं करेगा, ये पेशेंट डाइट नहीं लेगा। जब ये लेगा तो उसको पेन होगी तो पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ खाए पिएगा नहीं, तो पेशेंट का ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जबकि ड्यूडेनम के अल्सर से में क्या होगा, पेशेंट जैसे ही फूड इनटेक करेगा, पेशेंट का जो पेन है, HCl प्रोडक्शन जो वो तो होगी, लेकिन वो गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ मिक्स अप हो जाएगा, एक तो वो, दूसरा ड्यूडेनम के अंदर बाइकार्बोनेट सिक्रीट होंगे, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पेशेंट की पेन रिड्यूस होगी। तो ये पेशेंट मोर फूड इनटेक करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट ओबीस होगा, वेट गेन होगा। अब डायग्नोज़ कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए हम पेशेंट को मेनली एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या करेंगे? विजुअलाइज़ेशन करेंगे, विजुअली देखेंगे अल्सर्स को और साथ ही वहाँ से बायोप्सी का सैंपल लेंगे फॉर द असेसमेंट ऑफ एनी मैलिग्नेंसी और फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ H. पाइलोराई। तो ट्रीटमेंट के अंदर इसके अंदर हम पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशन ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेडिकेशन ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास 2 रिजीम है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, या तो ट्रिपल थेरेपी कर सकते हैं या तो क्वाड्रुपल थेरेपी करते हैं। फर्स्ट लाइन तो ट्रिपल थेरेपी और उसमें भी फर्स्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आ जाएगी पीपीएस लाइक ओमेप्राज़ोल, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स आएँगे और उसके अलावा फिर एंटीबायोटिक्स में हम अमॉक्सिल यूज़ करते हैं, साथ में क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं, ये ड्रग हैं। लेकिन अगर ऐसे केसेज़ जिसके अंदर क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है ये रेजिस्टेंट हो तो उस केस में हम फिर क्या यूज़ करते हैं, फिर क्वाड्रुपल यूज़ करते हैं, सेम एज़ पीपीआईज़ यूज़ करेंगे, ओमेप्राज़ोल यूज़ करेंगे, साथ में मेट्रोनिडाज़ोल यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ क्लेरिथ्रोमाइसिन और बिस्मुथ यूज़ करेंगे और साथ में अनदर अमॉक्सिसिलिन की जगह टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वाड्रुपल थेरेपी में। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर है, जो सब्सटेंसेस जो हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कॉज़ कर सकते हैं, उनको अवॉइड करेंगे, लाइक अल्कोहल को अवॉइड करना है, टोबैको को अवॉइड करना है, कैफ़ीन को अवॉइड करना है और मेन मेडिकेशन जो एनसाइड्स हैं, पेन किलर्स हैं, उनको अवॉइड करना है। फुल वो केसेज़ आ जाते हैं जो रेज़िस्टेंट है, जो मेडिकेशन के साथ भी रिकवर नहीं होते हैं, तो उनके अंदर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जिकली प्रोसीजर के साथ वो पोर्शन जहाँ पे एच पाइलोरी है मेनली या फिर जो अल्सर्स हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं सर्जिकली। तो क्योंकि कॉमनली ड्यूडेनम के अल्सर्स होते हैं तो ड्यूडेनम को ही रिमूव कर देते हैं। तो उसके लिए हम जो सर्जरीज़ करते हैं उसका एक बिलरोथ 1 है या बिलरोथ 2 है। बिलरोथ 1 में क्या करते हैं, उसमें अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाइलोरस इन्वॉल्व है तो पाइलोरस को रिमूव कर देते हैं और रिमेनिंग जो स्टमक है उसको ड्यूडेनम के साथ एनास्टोमोस कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। बिलरोथ 2 जो है, अगर तो ड्यूडेनम इन्वॉल्व है तो उसके अंदर क्या करेंगे, पाइलोरस के साथ ड्यूडेनम इन्वॉल्व है तो या तो पाइलोरस को रिमूव करके ड्यूडेनम को ब्लॉक कर देंगे या तो ड्यूडेनम को भी रिमूव करके रिमेनिंग जो स्टमक है उसको एनास्टोमोस कर देंगे विद द जेजुनम। तो ये इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा।